ब्रांडिंग में compete करिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में कोऑपरेट करिए। इंडिया का मार्केट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट हो जाएगा। पीएलआई स्कीम में हम इंडियन कंपनी मिलकर अगर कंप्रेसर बना सकते हैं, दो सो कॉल दुश्मन साथ काम करने तैयार हैं कि क्यों बबल जरूरी है। नमस्कार। जैसा मैंने वादा किया था कि नासा की जो पिक्चर्स हैं, जो पिछले वीडियो में इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई थी, उस सीरीज में G2G सीरीज में एसी के सेक्टर को एनालाइज करेंगे कि ये जो दिवाली इंडिया में आई है इससे किस किस सेक्टर्स में इम्पैक्ट होगा। शुरू करने के पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूं। एक वीडियो बनाया था G2G सीरीज में ही कि इंडियन पेंट सेक्टर में क्या हो रहा है, और जब ग्रासिम की एंट्री होगी अगले साल तो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा। तो उसकी एक छोटी सी अपडेट है। ग्रासिम ने ब्रांड नेम अनाउंस कर दिया है, ब्रांड नेम होगा बिरला ओपस। दूसरी चीज़ है कि उन्होंने पहले कहा था कि वो नंबर 2 प्लेयर होने वाले हैं, अब उनका स्ट्रैटेजिक डेफिनेशन हो गया है अ प्रॉफिटेबल नंबर 2 प्लेयर। ये वीडियो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी एनालिसिस है, फॉरवर्ड लुकिंग है, इसमें कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट कि एक सेक्टर या एक स्टॉक को कैसे एनालाइज करते हैं माइकल पोर्टर के फ्रेमवर्क में। दूसरी चीज़ जो हुई है कि अगर आपको याद होगा पेंट्स वाले वीडियो में मैंने चूंकि ज़्यादा पब्लिक डोमेन में नॉलेज है नहीं, तो मैंने लिंक्डइन में एक सर्च मारी थी, तब कुछ 400 रिजल्ट्स आए थे, अब कुछ 710 रिजल्ट आए हैं। तो क्लियरली मैनेजमेंट बैंडविड्थ बहुत बढ़ रही है। अब आते हैं कंडीशनिंग पे और इंडिया के पेनिट्रेशन पे कि इंडिया का आप कोई भी सेक्टर ले लें, हम चाइना और अमेरिका के काफ़ी पीछे हैं। चाहे वो एयर कंडीशनर है, हमारा पेनिट्रेशन कुछ 5-6% है, यूएस आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 90% है। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है कि आप देखें कि कौन सी चीज़ें हाई पेनिट्रेशन है इंडिया में। टीवी ऑलमोस्ट सभी घरों में पहुंच गया है। रेफ्रिजरेटर का पेनिट्रेशन एसी से ज़्यादा है, क्योंकि पहले टिपिकली एंटरटेनमेंट, उसके बाद आता है फ्रिज खाना वगैरह बचाने के लिए, उसके बाद लोग या तो वॉशिंग मशीन खरीदते हैं या एयर कंडीशनर खरीदते हैं। स्मार्टफोन पेनिट्रेशन भी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं ये G2G में कि ये जो हमारा एयर कंडीशनिंग का सेक्टर है ये गुड टू ग्रेट हो रहा है या ग्रेट टू गुड हो रहा है, और सारी एनालिसिस नासा की पिक्चर से होने वाली है। पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं, लाइक्स डिसलाइक्स। टिपिकली मैं डेटा थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, लेकिन 2 कमेंट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे। पहला था कि आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा, आप हिस्ट्री ज्योग्राफी सब चीज़ों को मिला जुला के कुछ खिचड़ी जो पकाते हैं, इतना पसंद कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं किया है। लेकिन फिर और ये कोई पर्सनलाइज मैं किसी पे नहीं वो कर रहा हूँ। एक और कमेंट आया कि सर आप अपने स्टॉक को स्ट्रक्चर्ड क्रिस्प रखिए, घुमा फिरा के इतनी बात क्यों करते हैं। मैंने तो आपका 75% वीडियो देख लिया, और वो 3 इडियट्स का जो डायलॉग है ना, कहना क्या चाहते हो, तो ज़्यादा लोगों को वीडियो पसंद आया है, शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आया है। मे बी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, ज़्यादा कहानियाँ सुना रहा हूँ। तो आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं सेब का पेड़ हूँ तो मैं आम नहीं दे सकता। तो अगर किसी को आम खाने की आदत है ज़्यादा और सेब का शौक नहीं है, तो वो काइंडली आम के पेड़ की तरफ ही देखें। मैं अपने आप को नहीं बदल सकता, और मैं ये कह सकता हूँ कि ये वीडियो भी बहुत लंबा होने वाला है। पिछला वीडियो भी बहुत लंबा हुआ था, तो मजाक में मैं कह ही देता हूँ आप लोगों को कि कई बार जब मैं बोलना शुरू करता हूँ और कहानियाँ शुरू करूँगा, तो लोग घड़ी नहीं कैलेंडर देखना शुरू कर देते हैं। तो अगर ये वीडियो कुछ लंबा होगा तो आप स्पीड बढ़ा लें, फॉरवर्ड कर लें, जो भी है। लेकिन इतिहास बिना समझे एनालिसिस करना किसी भी शेयर, किसी भी कंट्री की बहुत मुश्किल होती है। और बार बार मैं ये कहता हूँ ना कि वो क्या जाने भारत को जो सिर्फ जाने भारत को, वही है कि वो क्या जाने वोल्टास को जो सिर्फ जाने वोल्टास को। आपको वोल्टास को समझना है तो आपको चाइना की ग्री को समझना पड़ेगा, आपको इंडिया के ब्लू स्टार को समझना पड़ेगा, आपको जापान के डाइकिन को समझना पड़ेगा। तो वीडियोस लंबे भी होंगे, लेकिन एनालिसिस पुख्ता होगी, आप लोगों को मज़ा आएगा। तो चलिए क्विकली, कुछ लोगों ने पूछा है कि सर आप ये जो एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे इन्होंने पूछा हम 20 ईयर और 20 साल का हूँ, कैसे एनालिसिस करूँ, क्या सोर्सेज हैं। तो मैं आपको कह देता हूँ कि मेरे जितने वीडियोस हैं ना,
सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में, सब कुछ अवेलेबल है। और बेस्ट सोर्स अगर आपको एनालाइज करना है, आपको कोई भी सेक्टर समझना है, वो है कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स। आप सीधा डाइकिन की वेबसाइट चले जाइए, ग्री की चाइना की वेबसाइट चले जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप स्टॉकेज जो विवेक का ऐप है, उसमें से मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल्स के वो निकाले हैं, सब कुछ वहाँ अवेलेबल है और ये सब फ्री है मोस्टली। सो पब्लिक डोमेन की इंफॉर्मेशन, कॉन्फ्रेंस कॉल्स, एनुअल रिपोर्ट, कंपनी प्रेजेंटेशन काफ़ी होते हैं एक सेक्टर को अच्छे से समझने के लिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, ये है ग्री, जो दुनिया की सबसे बड़ी एयर कंडीशनिंग कंपनी है। उनकी वेबसाइट पे चले जाइए और ग्री को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इंडिया के वाइट गुड्स को समझना है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी है। हर 5वां एयर कंडीशनर जो दुनिया में बिकता है ना, 20% मार्केट शेयर है इस कंपनी का। इनकी एनुअल रिपोर्ट की एनालिसिस मैंने कर रखी है। ग्री तो हमारे पिछले फंड में इन्वेस्टर्स भी थे, हमने काफ़ी हमारे एनालिस्ट के साथ एनालिसिस की हुई है, चाइना में ट्रैवल किया हुआ हूँ, मिला हुआ हूँ, तो थोड़ा बहुत समझता हूँ। और दूसरी कमाल की बात क्या है ना ग्री की, इनकी जो चेयरपर्सन है, जिन्होंने ग्री को इतनी बड़ी कंपनी बनाया है, वो है मिंगजू डोंग। उनको चाइना की आयरन लेडी भी कहा जाता है। कमाल की कंपनी बनाई है। तो हम चाइना को कई बार हम कहते हैं चाइना ये है, चाइना वो है, चाइना को हम भला बुरा कहते हैं, वो एक पार्ट है। लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि चाइना के बिना इंडियन मैन्युफैक्चरिंग अगर नहीं आज के दिन सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस एनालिसिस में आपको बता दूंगा कि चाइना की हमें अभी कितनी ज़रूरत है, लेकिन चाइना है और चाइना की अभी हमें ज़रूरत है। तो चाइना अगर अगले 8, 10, 15, 20 साल में चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग की इंडिया को ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, और इस एनालिसिस में आपको बता दूंगा क्यों। दूसरा इंटरेस्टिंग एक ऑब्जर्वेशन था कि ये जो मैंने टी शर्ट पहनी है, ये जो लोगो है, इसका क्या रेलेवेंट है, क्या रेलेवेंस है, क्यों पहना है। तो मैं ये आपको बता दूं कि एक हमने प्रोजेक्ट शुरू किया इंडिया में जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और इसके बारे में मैं कभी चैनल पे ज़रूर चर्चा करूँगा। ये प्रोजेक्ट का नाम है मैंगो टाउन, ये उसी की टी शर्ट है, और कलकत्ते में हमने पहला सेंटर शुरू किया है। अगर आपके परिवार में या बच्चे हैं जो डेवलपमेंट डीले हैं, बोल नहीं पाते हैं, स्पेशल नीड्स हैं, कुछ भी डीले हैं, तो आप काइंडली वेबसाइट पे जाइए, कांटेक्ट करिए। दुनिया भर की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि देश में लेके आएँ, कि कोई भी बच्चा पीछे न रहे। कभी डिटेल में इस पर बात करेंगे। फिर कुछ कमेंट्स लोगों के आए हैं कि सारे सेक्टर्स अच्छे हैं, एसी अच्छा है, ड्यूरेबल्स अच्छे हैं, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, और बेसिकली जो एनालिसिस से लगा कि राइजिंग टाइड से सारी नावें उठ जाती हैं, राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स। इंडिया में क्या हो रहा है आज के दिन, मैं मजाक में 3 तस्वीरें मैंने लगाई हैं, लेकिन गधा, घोड़ा, खच्चड़ सबकी वैल्यूएशन तेज हो गई है। तो इंडिया में एक बबल बन रहा है, डिफरेंशिएशन बहुत कम रह गया है, डिस्क्रिशनरी बहुत कम हो गया है। उसके बेनिफिट्स हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। अगला वीडियो मैं उसी में बनाने वाला हूँ, उसकी चर्चा करूँगा। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको बता दूँ, ये मैं जब वैष्णो देवी गया था, तो जब घोड़े पे चढ़ रहे थे, तब पहली बार मुझे पता चला था कि घोड़े और खच्चर में अगर डिफरेंस पता करना हो ना, तो घोड़े के कान छोटे होते हैं, खच्चर के कान बड़े होते हैं। ये पहली बार तब पता चला था। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा प्रॉमिस किया है कि एसी को एनालाइज करेंगे, और फिर मैंने आप लोगों को एक ये ग्राफिक दिया था। दुनिया की सबसे बड़ी एयर कंडीशनिंग कंपनी ग्री, दुनिया का हर 5वां एसी ग्री बेचती है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी वोल्टास, इंडिया का हर 5वां एसी वोल्टास बेचती है। इनका 20% इंडिया मार्केट शेयर है, इनका 20% चाइना मार्केट शेयर है। तो सवाल ये था कि क्या इंडिया का एयर कंडीशनिंग मार्केट अगले 10, 15, 20 साल में क्या होने वाला है। जो आज के शेयर्स हैं जो लिस्टेड हैं, वोल्टास है, ऑब्वियसली ब्लू स्टार है, जॉनसन इलेक्ट्रिक जो हिताची बनाती है, और फिर थोड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हैवेल्स एंड सो ऑन, जिनका एसी एक डिवीजन है। तो हमारी कंपनियों को क्या करना चाहिए और सेक्टर कैसा होता है। तो ये तस्वीरें हैं। तो बिकॉज इंडिया में पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, बिजली बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली एयर कंडीशनर्स के सेल बढ़े हैं।
तो पिछले साल करीब 80 लाख 8 मिलियन एयर कंडीशनर हमारे देश में बढ़े थे और 10 से 12% डिमांड हर साल बढ़ रही है। और चूंकि ये साइकिल बहुत लंबी होने वाली है तो हर साल ग्रो करना ही है, तो सेक्टर में बहुत बड़ी तेजी है। तो यानी कि जब मैं कहता हूं ना कि मार्केट कितना बड़ा है, झील कितनी बड़ी है और उसमें कितनी मछलियां हैं, पॉन्ड एंड फिश की जो मैं एनालिसिस देता हूं, तो एयर कंडीशनर की जो पॉन्ड है, जो झील है, वो आज बड़ी है और बड़ी हो रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये ग्रोथ सेक्टर है और रहेगा। तो अब ये इस ग्रोथ सेक्टर में आप वोल्टास को देखिए। पिछले 11 सालों में वोल्टास ने करीब 2012 से 2021 तक हर साल मार्केट शेयर गेन किया और 2021 में हर चौथा एसी 25% मार्केट शेयर वोल्टास का हो गया था। वोल्टास के एनुअल रिपोर्ट देखें तो 2012-13 में कहते हैं हम नंबर 1 पोजीशन हो गए हैं। फिर 22% था 2020 की एनुअल रिपोर्ट में, 2021 के एनुअल रिपोर्ट में रेडी फॉर टुडे, एकदम तेजी, मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट, सब अच्छा हो रहा है। शेयर प्राइस चार्ट अगर आप देखें 2014 से 2022 तक करीब 35-40 हज़ार करोड़ मार्केट कैप हो गई थी वोल्टास की। इसी दौरान ब्लू स्टार को देखते हैं, ब्लू स्टार का भी मार्केट शेयर गेन हो रहा है, 10 से 13% करीब मार्केट शेयर हो गया और सब अच्छा चल रहा है। अब अगर हमारा देश अच्छा चल रहा है तो बाहर की कंपनियों को भी हमारा देश अच्छा ही लग रहा है। अब देखते हैं डाइकिन, जो जापान की सबसे बड़ी एयर कंडीशनिंग कंपनी है और प्रीमियम एयर कंडीशनर में दुनिया में लीडर है। डाइकिन की आप वेबसाइट पे जाइए, उनकी एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट देखिए, उन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री बना रखी है। अगले साल 100 साल पुरानी कंपनी हो जाएगी। कमाल की ऑर्गेनाइजेशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट जो एयर कंडीशनर में है वो यहां से आता है। 3 रंग है, अमेरिका, चाइना, ये है भारत। ये है आज का मार्केट और 2050 तक क्या होगा। दैट्स हाउ जापानीज थिंक, काफी लॉन्ग टर्म सोचते हैं और फिर आज स्टेप्स लेते हैं। इंडिया का मार्केट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट हो जाएगा अगले 20 साल में एयर कंडीशनर्स में। इसलिए डाइकिन आज इंडिया में इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आज के दिन लेकिन हमारा बाजार बहुत छोटा है। आज के दिन आप इंडिया का बाजार देख ही नहीं सकते, बहुत छोटा है। सबसे बड़ा मार्केट है चाइना, दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है अमेरिका, लेकिन इन्वेस्टमेंट आज आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डाइकिन ने क्या किया है, इंडिया में एक R&D सेंटर लगा रखा है, इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है। और वो क्या कहते हैं कि वी एम टू एस्टैब्लिश इंडिया एज अ मेजर हब इन द फ्यूचर, वी वांट टू पोजीशन एज लीडर एंड इन रूम एंड वट एवर एयर कंडीशनिंग। तो उनका स्ट्रैटेजिक इंटेंट है कि इंडिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट मार्केट है, हम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे और मार्केट शेयर लेंगे। तो अब क्या हुआ है, पिछले 10-12 सालों में वोल्टास की रेवेन्यू करीब 9,500 करोड़, ब्लू स्टार की 8,000 करोड़, डाइकिन की रेवेन्यू भी इन दोनों के बराबर आ गई है। 12-13 साल पहले डाइकिन कहीं भी नहीं था। दूसरी चीज जो डाइकिन कर रहा है कि करीब 2-2,500 करोड़ वो इन्वेस्ट कर चुके हैं। एक और नई फैसिलिटी वो लगा रहे हैं श्री सिटी आंध्र प्रदेश में, जहां एक्चुअली ब्लू स्टार की भी फैसिलिटी आ रही है। 1,000 करोड़ रुपया और इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मोर इंपॉर्टेंटली एक स्टेटमेंट जो मैं बहुत रेलिवेंट होने वाला है, 60 लाख कंप्रेसर की कैपेसिटी लगाने वाले हैं। 60 लाख। हमारे यहाँ टोटल 80 लाख एसी बिकते हैं। तो ये कंप्रेसर क्यों रेलिवेंट है आपको समझ में आएगा जब मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा, बिकॉज सब कुछ कंप्रेसर है। तो वोल्टास का ये हुआ, उस दौरान में डाइकिन भी आ गया। और इतनी तेजी अगर वोल्टास की हो रही है तो अगले 10-20 साल सब कुछ अच्छा होना चाहिए। एक वीडियो मैंने बनाया था G2G, जहां मैंने G2G की पूरी फिलॉसफी बताई थी कि क्यों अच्छी कंपनियां गुड से ग्रेट होती हैं लेकिन ग्रेट से फिर गुड हो जाती हैं। ये जो हाई रिटर्न ऑन कैपिटल आज का है, इसी को बचाने के लिए कई बार मैनेजमेंट स्टेप्स नहीं लेते हैं, पुरानी जीत, पुराने लॉरेल्स पे बैठे रहते हैं और फिर चीज़ें बदल जाती हैं, कंपटीशन आ जाता है। कोडैक जो बहुत लीडिंग कंपनी थी वो भी ख़त्म हो गई। अगर आपको याद होगा उस वीडियो में मैंने इस सुंदर गाड़ी के बारे में बात किया था,
जो मैं हमेशा अपने सामने रखता हूँ, मोनोपोली थी इंडिया की एम्बेसडर, आज दिखती ही नहीं है। तो अगर आप R&D, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप कितने ही बड़े लीडर हों, कंपटीशन और न्यू टेक्नोलॉजी आपको डिस्टर्ब कर देगी, जो काफ़ी चीज़ों में होता रहता है। तो ये वीडियो काफ़ी देखने लायक है, काफ़ी मज़ेदार है। अब देखते हैं वोल्टास की लास्ट ईयर की एनुअल रिपोर्ट में वोल्टास क्या कहते हैं। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इन द प्रोडक्ट बिजनेस हैज इंक्रीज्ड इंपैक्टिंग मार्जिन्स। आप अगर ब्लू स्टार, वोल्टास, जितनी वाइट गुड्स की कंपनियां हैं, उनकी आप अगर एनालिसिस करेंगे और उनके कॉन्फ्रेंस कॉल सुनेंगे, पिछले 6 से 8 क्वार्टर में 2 चीज़ें हर एनालिस्ट पूछ रहा है, 2 चीज़ें हर मैनेजमेंट कह रहा है कि कंपटीशन बढ़ गया है, मार्जिन्स गिर रहे हैं। कंपटीशन बढ़ गया है, मार्जिन्स गिर रहे हैं। इसका क्या नतीजा है आप देखिए। यही वोल्टास जिसका 25% मार्केट शेयर था, लास्ट ईयर 21.6 रह गया है, और जो जून का कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ है उसमें मैनेजमेंट ने कहा है कि हम अब अंदाजन 19 पे रह गए हैं, से 19-20। वोल्टास का मार्केट शेयर गिरना शुरू हो गया है। सेम इज रिफ्लेक्टेड इन शेयर प्राइस, शेयर प्राइस भी गिरनी शुरू हो गई है। इस दौरान एक चीज देखते हैं कि वोल्टास का ऑपरेटिंग प्रोफाइल क्या रहा है। करीब 9,500 करोड़ की सेल है। आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए, पीक हुई थी 10% में, गिर के करीब 5-6% रह गई है। तो वोल्टास की मार्जिन जो बढ़ी थी अब गिरनी शुरू हो गई है, पहली दिक्कत। इसी दौरान ब्लू स्टार हमेशा लो मार्जिन बिजनेस था, बिकॉज उनकी प्राइसिंग वोल्टास से कम होती थी। उन्होंने मोटा मोटी मार्जिन मेंटेन करी है, लेकिन ऑलमोस्ट वोल्टास जितनी बड़ी कंपनी बन गई है। 10 साल पहले वोल्टास जब 5,000 करोड़ की थी, ब्लू स्टार 2,800 करोड़ की थी, करीब आधा था, या 60% ऑफ वोल्टास थी। आज ब्लू स्टार वोल्टास के काफी करीब आ गई। तो सेम इंडस्ट्री में 2 कंपनियां हैं, वोल्टास है, ब्लू स्टार है। ब्लू स्टार ने बेहतर किया है डिस्पाइट लोअर मार्जिन्स। ब्लू स्टार, आपको सरप्राइज होगा, वोल्टास से ज्यादा खर्च करते हैं एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन में। इसकी एनालिसिस में बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी, इसलिए वहां नहीं जा रहा हूं। आज मोटी मोटी एनालिसिस करते हैं। दूसरी चीज है, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें, वोल्टास करीब सिर्फ 500 करोड़ का फिक्स्ड एसेट बेस है, सिर्फ 500 करोड़। 500 करोड़ के फिक्स्ड एसेट में 9,500 करोड़ की सेल है, यानी 150 से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा वो केपेक्स पर साल नहीं करते हैं। बस ब्लू स्टार की कैपिटल टोटल फिक्स्ड एसेट करीब 850 करोड़, वोल्टास से ज्यादा है, और 850 करोड़ में वो करीब 8,000 करोड़ की रेवेन्यू करते हैं। तो ब्लू स्टार ने केपेक्स वोल्टास से ज्यादा कर रखा है और अभी भी ज्यादा कर रहे हैं। एनुअल केपेक्स उनका लास्ट 2 साल में उन्होंने बढ़ा दिया है, 200 से 250 करोड़ हर साल स्पेंड कर रहे हैं। अब देखते हैं आज के दिन सेक्टर में क्या हो रहा है। जॉनसन कंट्रोल, जो हिताची ब्रांड ओन करते हैं, उन्होंने साफ कह दिया है कि कंपनी का लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ स्टिफ कंपटीशन kept us from passing on cost despite inflation। चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन कंपटीशन इतना था कि हम पास ऑन नहीं कर पाए कमोडिटी प्राइस इंक्रीज, और हमारा लॉस होना शुरू हो गया है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जस्ट बिकॉज झील बहुत बड़ी है, लेकिन बहुत सारी मछलियाँ अगर झील में आ जाती हैं ना, लार्ज पॉन्ड विथ मेनी फिश, पैसे नहीं बनते हैं, चाहे कितनी तेजी हो ओवरऑल। इसका फाइनल बेनिफिट कंज्यूमर को जाता है, क्योंकि उनको बेहतर प्रोडक्ट कम दाम में मिलते हैं। मुझे लग रहा है एयर कंडीशनिंग में अगर हमारी कंपनियों ने थोड़ी अपनी स्ट्रैटेजिक चेंजेस नहीं कहीं, तो दिक्कत होने वाली है अगले 5 से 10 साल। अब देखते हैं ब्लू स्टार ने क्या किया। ब्लू स्टार ने देखा कि वोल्टास के साथ क्या हुआ है, सबको दिखता है। तो ब्लू स्टार का स्टॉक प्राइस जब ऑल टाइम हाई था रिसेंटली, उन्होंने लास्ट वीक ही 1000 करोड़ की करीब QIP कर ली है। 1000 करोड़ मतलब वो अगर 200 से 250 करोड़ साल का केपेक्स करते हैं, अगले 4 साल का केपेक्स उन्होंने उठा लिया है डाइल्यूट करके। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत अलग रही है। अब इसकी देखते हैं कि बेनिफिट है नहीं है, क्या होने वाला है और क्यों उन्होंने ये किया है। अगर मैं आपको एक कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ने बोलूं, आप ब्लू स्टार का इस साल का मैनेजमेंट का कमेंट्री जून 2023 का कॉन्फ्रेंस कॉल सुनिएगा। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरा टेक अवे था वो है ये 3 पैराग्राफ। वो पहले कहते हैं कि कंप्रेसर इज हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, और मैं कई बार बोल चुका हूं कि ब्लू स्टार इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह वगैरह,
वी हैव आवर ओन लर्निंग कर्व एंड हम यहां मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते जब तक हम उसमें ब्रेक इवन ना पहुंचे। दूसरी चीज वो कहते हैं कि ना अगर हम कंप्रेसर बनाएंगे तो हम किसी और को तो बेच नहीं सकते, क्योंकि हमारे कंपटीटर्स हमसे खरीदेंगे ही नहीं और हमारे पास इतनी वॉल्यूम है ही नहीं कि हम इतने सारे कंप्रेसर बना लें। फिर वो ये भी कहते हैं कि मिस्टर पीयूष गोयल से हमारी बात हुई है कि क्या पीएलआई स्कीम में हम इंडियन कंपनी मिलकर अगर कंप्रेसर बना सकते हैं, तो वो साफ कहते हैं कि माय व्यू इज जब तक हम मिनिमम 20 लाख 2 मिलियन यूनिट्स खुद न बेचें हम कंप्रेसर लगा ही नहीं सकते। और यहीं पर जो मैंने कहा था गेम थियरी, इसकी एनालिसिस हम करने वाले हैं कि अगर हमें कॉम्पिटिटिव होना है एयर कंडीशनर में तो क्या हमें कंप्रेसर बनाना जरूरी है इंडिया में या नहीं, बाकी पार्ट्स बनाने जरूरी हैं या नहीं, कि हम सिर्फ इंपोर्ट करके असेंबल करके उनको बनाते रहें। अब देखते हैं एयर कंडीशनर होता क्या है। 3-4 पार्ट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्रेसर। अब आप इसमें बहुत बेसिकली समझ लीजिए कि कूलेंट होता है जो है लिक्विड। कंप्रेसर क्या करता है, उसको कंप्रेस करके लिक्विड करता है और जैसे ही कोई भी चीज लिक्विड होती है वो ठंडी हो जाती है। सिंपल एग्जांपल है, बर्फ ठंडी होती है 0 डिग्रीज पे, पानी करीब रूम टेम्परेचर पे होता है और 100 डिग्री पे जब हम पानी को बॉईल करते हैं भाप बन जाती है। तो जब भी गैस होती है टेम्परेचर हाई होगा, लिक्विड होगी टेम्परेचर कम हो। तो मोटा मोटी आप समझ लीजिए कॉपर के ट्यूब्स हैं, कंप्रेसर है और थोड़ी बहुत पार्ट्स हैं। तो मेनली 3 पार्ट होते हैं किसी भी एयर कंडीशनर में, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी एयर कंडीशनर का होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर हमारे दिल की तरह है। हमारा दिल क्या करता है, व्हाट डज आवर हार्ट डू? एक तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड वाली हर शरीर के अंग से जो भी खून है, जो यूज खून आता है, उस पे हार्ट क्या करता है, लंग के थ्रू उसमें ऑक्सीजन जाती है, प्रोसेस होता है, फिर वही हमारा दिल आर्टरीज के थ्रू पूरे शरीर में वापस खून फेंकता है, फिर वो यूज होता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। तो जिस तरह हमारा हार्ट का जो फंक्शन है, हमारे शरीर में हमारे दिल का जो फंक्शन है, वही फंक्शन है कंप्रेसर। तो कंप्रेसर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी एयर कंडीशनर का। आपको मैं बेसिक समझा देता हूं कि क्यों। एक कहानी से आपको बनाना है ऑमलेट। ऑमलेट में क्या क्या लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है अंडा। अंडे के बिना ऑमलेट है ही नहीं। थोड़ा बहुत घी, तेल या जो भी, और नमक, और बाकी सब चीज़ गार्निशिंग है। इनके बिना आपका ऑमलेट बन जाएगा, टमाटर प्याज नहीं भी है बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अंडा ही नहीं है तो आप क्या ऑमलेट बनाएंगे? तो आज इंडिया की जो एयर कंडीशनिंग की प्रॉब्लम है वो यही है कि हम एयर कंडीशनर तो बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, हम ऑमलेट बना रहे हैं, लेकिन अंडा हम चाइना से खरीद रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेसर मैन्युफैक्चरर है। तेल, कॉपर ट्यूब भी मोस्टली हम चाइना से खरीदते हैं, अब वो इंडिया में बनना धीरे धीरे शुरू हो रहा है। तो बाकी चीज़ें अगर आप असेंबल जो कर रहे हैं कि हमने यहाँ से घी मंगा लिया या तेल मंगा लिया, वहाँ से नमक मंगा लिया, और हम सिर्फ असेंबल कर रहे हैं और अपने घर में बना रहे हैं, तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। मैं बताता हूँ क्यों। यही हुआ था मोबाइल फ़ोन्स में। पहले बहुत सारे हमारे लोकल ब्रांड्स होते थे, आज आपको कोई भी नहीं दिखता है। क्यों? कि वो सिर्फ लोकल ब्रांड थे, वो सिर्फ ऑमलेट बना रहे थे। अंडा, तेल, घी, नमक सब बाहर से आ रहा था। तो जो कंपनियां सब कुछ बना रही थी, स्पेशली ओप्पो, वीवो, उन्होंने पूरा मार्केट शेयर ले लिया इंडिया में, राइट। और ये चाइनीज ब्रांड्स ही हैं। सैमसंग कोरियन है, एप्पल ऑब्वियसली अमेरिकन है, लेकिन बाकी एंड्रॉयड के जो टीयर 2, टीयर 3 फोन्स हैं, और अब एक्चुअली बहुत हाई एंड फोन भी आ गए हैं, वो सारे चाइनीज फोन्स हैं। क्यों? उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रेटेड है। वो सब कुछ बनाते हैं ऑमलेट बनाने के लिए, तो फोन बनाने के लिए सब कुछ बनाते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने जो पीएलआई स्कीम बनाई है कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत जरूरी है, लोकलाइज करना इसीलिए है। तो अगर हम एयर कंडीशनर्स में भी और वाइट गुड्स में भी इस चीज का ध्यान नहीं देंगे तो ऐसा न हो जाए कि जो फोन में हुआ और जो एम्बेसडर में हुआ वो हमारी बाकी इंडस्ट्रीज में हो जाए।
तो मैं यहाँ कोई बहुत बेरिश या वैसा कोई कमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैनेजमेंट्स को आज के दिन स्ट्रैटेजिकली ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि क्या आज जो उनका हाई रिटर्न ऑन कैपिटल है हम उसी को मेंटेन करें, और फिर हम अंडा बनाना या अंडे के बारे में ना सोचें कि हम थोड़ा रिटर्न ऑन कैपिटल आज का कम कर दें लेकिन 10, 15, 20 साल तक हम कॉम्पिटिटिव रहें। दिस मैनेजमेंट्स हैव टू थिंक टुडे। अब कंपैरिजन देखते हैं दो कंपनी का, जो मैंने आपको बताया था कि ये 20% इंडिया की मार्केट शेयर है, ये ग्लोबल मार्केट शेयर है। और जितने कंप्रेसर आते हैं ना, जो अंडे आ रहे हैं ना हमारे ऑमलेट के लिए, वो सारे चाइना से ही आ रहे हैं। अब ग्रीक आप देख लीजिए, अगर दुनिया में हर 5वां एसी वो बेच रहा है तो हर 5वां कंप्रेसर भी वो बेच रहा है। और चूंकि अगर हम कंप्रेसर नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो ब्रॉडली हर 5वां कंप्रेसर भी इंडिया में ग्री बेच रहा है। तो अगर ग्री का एयर कंडीशनर हम अगर नहीं खरीद रहे हैं, ग्री के ब्रांड का कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर के जितने पार्ट्स हैं ना, मैं श्योर हूं काफ़ी कुछ ग्री से आता है इंडिया में। तो इंडिया का जो इतना बड़ा बाजार है ना, उसका काफ़ी प्रॉफिटेबिलिटी ग्री के पास आज जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये है ग्री की एनुअल रिपोर्ट की एक छोटी सी हाईलाइट। 15,000 लोग R&D में हैं उस कंपनी के, 15,000 लोग, और करीब 80,000 79,000 पेटेंट्स फाइल कर रखे हैं। लेट अस अज्यूम कि वो बहुत सारे पेटेंट्स फाइल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें 400-500 तो काम के होंगे। और टेक्नोलॉजी में एक बार आपने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो आप काफ़ी कुछ इंक्रीमेंटली सीखते हैं। इसकी चर्चा कभी और करूंगा। और वो क्या कहना चाहते हैं, मेड इन चाइना, लव्ड बाय द वर्ल्ड। और ग्री ने इसीलिए दुनिया भर में 20% मार्केट शेयर ले लिया है। छोटी बात नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा ना, आप मार्केट शेयर नहीं ले सकते। स्पेन, बाकी यूरोपियन कंट्रीज में जो क्वालिटी कॉन्शियस सब है, जैसे हम भी हैं, सो ये हम नहीं कह सकते कि चाइना का माल खराब है। ग्री के एयर कंडीशनर्स वाकई बहुत अच्छे हैं, इसीलिए बड़ी बड़ी कंट्री में भी उनका मार्केट शेयर बहुत हाई हो गया है। अब देखते हैं कंपैरिजन। वोल्टास का रेवेन्यू है करीब 9,500 करोड़, 20% मार्केट शेयर है। मोटा मोटी इसको मैं 4 गुना कर देता हूं या 5 गुना कर देता हूं कि 40,000 करोड़ विल बी ब्रॉडली, क्योंकि वो वोल्टास की प्राइसिंग हायर है। सो 40 से 50,000 करोड़ है सारी एसी कंपनी की रेवेन्यू। और हमारी कंपनियां के करीब 6 से 7% ऑपरेटिंग मार्जिन ही बनाती हैं। तो सब कंपनी मिला के 2,400-2,500 कैश फ्लो ही है इन्वेस्ट करने के लिए। उसी से आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसी से आपको केपेक्स करना है, उसी से आपको ग्रो करना है। आप ग्री को देखिए, करीब 2 लाख प्लस की रेवेन्यू है, 12% मार्जिन है। तो ग्री अकेले 24,000 करोड़ कैश फ्लो बनाता है, जो इंडिया की सारी कंपनी से 10 गुना है। और ये ग्री सिर्फ एक कंपनी की बात कर रहा हूं। अभी तो मैंने बाकी 2 चाइनीज, जो वो भी जायंट्स हैं, ग्री जितने ही बड़े हैं, उनकी तो बात ही नहीं करी है, और डाइकिन की बात ही नहीं करी है। तो इन चारों कंपनी को आप मिला लें तो 1 लाख करोड़ का कैश फ्लो हो जाता है। हमारा सिर्फ 2,400 करोड़ है, तो हमारे से 24 गुना ज्यादा कैश फ्लोज हैं। तो ये कंपनीज अगर ओप्पो, वीवो की तरह इंडिया में इन्वेस्ट करें, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग लगाएं और इंडिया की प्राइस में बेचें, तो क्या होगा? और वो होना शुरू हो गया है। इसीलिए वोल्टास का मार्केट शेयर गिरना शुरू हो गया है। अब यहां देखते हैं गेम थियरी कि हमारी इंडियन कंपनीज को क्या करना चाहिए या क्या सोचना चाहिए अगर 10-20 साल तक कंपीट करना है, अगर सर्वाइव करना है। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, एक है डिस्ट्रीब्यूशन। मैन्युफैक्चरिंग यहां पर मेरा मतलब है कोर मैन्युफैक्चरिंग, नॉट असेंबली, कि कंप्रेसर खुद बनाना। फिर होता है कि कोऑपरेटिंग एंड कंपीटिंग। इसमें मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग डाइकिन करेगा और डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा तो 12% मार्जिन बनाएगा, बेटर कैश फ्लो बनाएगा। ग्री इंडिया में नहीं बना रहा है, चाइना में मैन्युफैक्चर कर रहा है, इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो सिर्फ वो मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन लेके जा रहा है इंडिया के एसी की चाइना में। वोल्टास, ब्लू स्टार जो इंडियन कंपनीज हैं जो सिर्फ असेंबल कर रही हैं इंडिया में, वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन बना रही हैं से 6%। हायर एक नई फैक्ट्री लगा रही है इंडिया में, और वो भी डाइकिन की तरह पूरी वैल्यू चेन कैप्चर करने वाली है। अब देखते हैं नई कहानी। कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग में डाइकिन में इंडिया, मैंने जैसे आपको बताया कि 60 लाख मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है डाइकिन इंडिया में, जो वो एक्सपोर्ट मार्केट में भी यूज करेगा। 60 लाख इंडिया में तो बेच नहीं सकता, वो तो 10-12 लाख ही बेचेंगे इंडिया में, उतनी मार्केट शेयर है उनकी। तो बाकी 60 लाख में अगर आप अज्यूम करें कि अगले 4-5 साल में इंडिया का ग्रोथ भी वो कैप्चर करेंगे, 20 लाख शायद इंडिया में बेचें, बाकी 40 लाख वो एक्सपोर्ट करेंगे। इंडियन कंपनी के पास एक्सपोर्ट मार्केट है ही नहीं, इतना वॉल्यूम है ही नहीं,
तो एक्सपोर्ट के लिए भी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं लगा सकते। और पीएलआई स्कीम का फायदा क्या है ना, डाइकिन को भी उसकी बेनिफिट मिलने वाली। इट इज द सेम फॉर ऑल। आप जो भी आके मैन्युफैक्चरिंग लगाएगा उसको पीएलआई की बेनिफिट मिलेगी। ग्री ने उतनी बड़ी इमारत, उतना बड़ा स्काई स्क्रेपर चाइना में लगा रखा है कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग का। अब वो जो मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल आपको दिखाया था, उससे क्या समझ में आया कि हम लोग जो है ना इंडिया में अभी छोटी छोटी झोपड़ियां हैं कंप्रेसर में। हम इंडिविजुअली कंप्रेसर लगा ही नहीं सकते क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव हो ही नहीं सकते, हमारे धंधे का भट्टा बैठ जाएगा। सो ऑल वी हैव इज स्मॉल हट, सो वी कैन नॉट मेक कंप्रेसर्स इन इंडिया। अब मैंने आपको एक एनुअल रिपोर्ट दिखाई थी डाइकिन की, उस पे कोने में एक तस्वीर है, इसको थोड़ा ब्लो अप करके देखते हैं क्या कह रहा है। डाइकिन और ग्री का जॉइंट वेंचर 2008 में जहां डाइकिन क्या कह रहा है कि इन्वर्टर हमारी ये कोर टेक्नोलॉजी है, हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी है ग्री को, बिकॉज दैट इज द ओनली वे टू एंटर चाइना। नहीं तो हम चाइना में कंपीट भी नहीं कर पाएंगे, चाइना बहुत बड़ा बाजार होने वाला है। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का फायदा आप देखिए। सो डाइकिन क्या कहता है चाइना के मार्केट में, आप देखिए कि हमने रियलाइज किया कि चाइना के मैसिव एयर कंडीशनर मार्केट में अगर हमें घुसना है अकेले, इट्स अ टॉल ऑर्डर, हम नहीं कर सकते। इसलिए हमने बिजनेस अलायंस बनाया है उनकी बड़ी कंपनी के साथ। हम क्या करेंगे, इन्वर्टर एयर कंडीशनर एक्सेप्शनल, हम सीधा चाइना में अभी घुस जाएंगे। इसलिए हमने उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है। इसका मतलब आप समझिए, चाइनीज गवर्नमेंट की रूल्स थी कि आपको हमारे साथ बिजनेस करना है, हमारे साथ जेवी करना पड़ेगा, हम आपको घुसने नहीं देंगे अकेले। ये चीज़ 1978 में डेन जियाओपिंग ने तब से ही पॉलिसी बना दी थी कि गाड़ी भी बनाना है आपको जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, जो हमने नहीं किया था कभी। अब इट्स टू लेट फॉर अस टू इवन डू इट, ठीक है। लेकिन जब डाइकिन को रियलाइज हुआ कि उस बाजार में मैं कंपीट अकेले नहीं कर सकता, मुझे साथ काम करना पड़ेगा, संधि करनी पड़ेगी, मिल के काम करना पड़ेगा। और उसका रिजल्ट देखिए, इन्वर्टर एयर कंडीशनिंग की मार्केट शेयर सिर्फ 7% थी, आज के दिन 76 हो गई थी 2018 तक, अभी और भी बढ़ गई है। इसका तात्पर्य क्या है, मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं ये चीज, ये समझने की बहुत जरूरत है कि दोनों के पास लंबी लंबी स्काई स्क्रेपर्स हैं, बड़ी बड़ी, जो दोनों ही बड़ी कंपनियां हैं। लेकिन अगर चाइना के मार्केट में दोनों मिल के काम करने तैयार हैं, माइंड माय वर्ड्स, अगर चाइना के मार्केट में दो सो कॉल दुश्मन साथ काम करने तैयार हैं, तो भारत के मार्केट में सिर्फ कंप्रेसर के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या हमारी 4 कंपनियां साथ काम नहीं कर सकती? मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मेरे हिसाब से इस वीडियो का टेक अवे है तो ये है कि अगर इंडियन कंपनीज को इंडिया में कंपीट करना है मैन्युफैक्चरिंग, जहां सबकी आपकी छोटी झोपड़ियां हैं, आपको अगर एक लंबी इमारत बनानी है तो आपको मिल के काम करना पड़ेगा। और मिल के काम करने का मतलब, एक कमाल की पिक्चर देखी थी स्पार्टन या 300, मैं भूल रहा हूं, उसमें एक डायलॉग था, आर्मीज विन किंगडम्स, अलायंसेस क्रिएट एम्पायर्स। साम्राज्य जो बनता है, राइट, वो संधि से बनता है। छोटे छोटे राज्य जो बनते हैं ना, वो लड़ाई से बनते हैं कि जाओ वहाँ वो ले आओ, यहाँ 15,000 सैनिक भेज, नहीं। लेकिन आपको साम्राज्य बनाना है, संधि से बनता है, अलायंस से बनता है। तो अगर इंडियन एयर कंडीशनिंग कंपनीज को साम्राज्य अपना बचा के रखना है अभी तो, राइट, वोल्टास का 25% मार्केट शेयर 19 हो गया है, टेक्नोलॉजी है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, केपेक्स कर नहीं रहे हैं ज्यादा। ब्लू स्टार ने 1000 करोड़ रेज कर लिया है, उनको दिख रहा है राइटिंग ऑन द वॉल क्या आ रहा है। और वो कॉन्फ्रेंस कॉल था जहां पीयूष गोयल जी की भी डिस्कशन है कि सरकार भी सोच रही है, जरूरी है। ये है गेम थियरी। डिस्ट्रीब्यूशन में आप लड़िए, कंपीट करिए इन द मार्केट प्लेस फॉर योर ब्रांड। आप एडवर्टाइजमेंट दिखाइए, विराट कोहली को ब्लू स्टार ने हायर किया है एंड सो ऑन। तो वहां आपको जो लड़ना है आप लड़ाई करिए। एडवर्टाइजिंग स्पेंड 60-70 करोड़ 80 करोड़ आप जो स्पेंड कर रहे हैं करिए, डिस्ट्रीब्यूशन में आप करिए, रिटेलर में करिए, मल्टी ब्रांड आउटलेट में करिए, लोकल प्रमोशन करिए, जो करना है करिए, ब्रांडिंग में कंपीट करिए।
लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में कोऑपरेट करिए, ये बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू मी। यहां पर छोटी छोटी झोपड़ियां बनाने से होगा नहीं, आपको इमारत बनानी पड़ेगी। नहीं तो यहां पर आप इतने डिपेंडेंट होंगे फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स पे कि आपकी मार्जिन स्क्वीज होती रहेगी। और जहां डाइकिन की बड़ी फैक्ट्री लग गई और हायर की बड़ी फैक्ट्री लग गई, बहुत दिक्कत होने वाली है, बिकॉज उनके पास ग्लोबल वॉल्यूम भी है इंडिया से एक्सपोर्ट करने के लिए, हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिर्फ हमारा 80 लाख 1 करोड़ का एसी मार्केट है। टॉप 3-4 कंपनी एटलीस्ट 50% मार्केट शेयर लेके बैठी है, यानी 40-50 लाख कंप्रेसर तो हमें चाहिए। क्या हम मिलके 20-25 लाख का आज नहीं बना सकते हो, ग्रो नहीं कर सकते मिलजुल कर? और कह सकते हैं कि यार 100 डिजाइन नहीं बनाएंगे, स्टैंडर्डाइज करते हैं, पहले 10 से शुरू करते हैं, हाई वॉल्यूम बनाते हैं। ये सबसे जरूरी है। और ये सिर्फ मैं कह सकता हूं आपको सिर्फ एसी में नहीं है, हर इंडस्ट्री में ये रिक्वायर्ड है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स या ब्रांड ओनर्स मार्केट प्लेस पे कंपीट कर रहे हैं, बैक एंड में दे हैव टू कोऑपरेट। यही गेम थ्योरी है जो हमको IIM अहमदाबाद में सिखाई गई थी कि जब कुछ चीज़ों में आपको कहाँ कंपीट करना चाहिए, कहाँ कोऑपरेट करना चाहिए। जो वहाँ लेसन सीखा था, आज उसको समझ में आता है कि क्यों सिखाते, तब समझ में नहीं आता था। फाइनली आई लीव यू विथ वन मोर थॉट। ये वोल्टास की ग्रॉस मार्जिन 78% कॉस्ट है एसी बनाने का। तो अगर 100 रुपया का एसी वो आज बेचते हैं, 78 रुपया लग जाता है सिर्फ माल, जो अंदर में कंप्रेसर, ट्यूब, जो उसकी शेल है, इंजेक्शन मोल्डिंग वाली जो वाइट वाली आपको दिखती है, वो सब का कॉस्ट है। ठीक है, तो सिर्फ बनाने का कॉस्ट है। मार्जिन कितनी है? 5%। तो लेट अस अज्यूम 100 रुपए में मैंने एसी बेचा, जो से 30,000 रुपए का एसी, उसमें सिर्फ 5% मार्जिन है, 1500 रुपया। बनाने का कॉस्ट क्या है? करीब 80%, यानी 24,000 रुपया मेरा कॉस्ट है एक एसी बनाने का, और मैं उसमें बनाता क्या हूं? सिर्फ 1500 रुपया। ठीक है, यानी कि अगर एक एसी खराब निकला, आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया या दुकान से खरीदा, वापस आया और खराब निकला, आपका लॉस कितना होगा एक एसी में? करीब 24,000 रुपया। एक एसी का लॉस बचाने के लिए आपको कितने एसी बेचने पड़ेंगे? करीब 15 से 20, राइट? बिकॉज 15% बनता है, 15 से 16 एसी आपको बेचने पड़ेंगे। 5% बनता है एक एसी में प्रॉफिट, खर्चा होता है 80 रुपया, यानी 16 एसी बेचना पड़ेगा 5-5 रुपए का, तब जाके एक रिटर्न का आपको लॉस भर पाया होगा। तो अगर आपको अपनी मार्जिन मेंटेन करनी है, तो आपको रिटर्न्स जो होता है ना, उसको बेटर मैनेज करना पड़ेगा। कि हमारा एसी जो मैंने किसी को भेजा, एग्जाम्पल देता हूं, क्यों कह रहा हूं ये, कि आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी इवन रिटर्न मैनेजमेंट करने के लिए, जो आज तक मैनेजमेंट बहुत ज्यादा यूज नहीं करते थे, बहुत कम यूज कर रहे थे। तो ये कंपनी है, इनफैक्ट मेरे IIT के ही मेरे बैचमेट है, मित्र हैं, उन्होंने शुरू करी है, सपन जैन ने। उसका नाम है ब्लूबर्च। इन्होंने गजब सॉफ्टवेयर बना दिया है कि एग्जाम्पल देता हूं इन्होंने क्या किया है। लेट अस अज्यूम आपके घर में किसी ने एसी भेजा, वोल्टास का एसी आया, और आपको दिखा कि छोटा सा स्क्रैच है, राइट? अब वो स्क्रैच का एसी अगर वापस आपके घर से 30,000 या 40,000 या 50,000 का एसी मुझे वापस लाना है, मेरे 1,000-2,000 रुपये लग जाएंगे वापस लाने में, फिर नया भेजने में मेरे 4 से 5,000 रुपये लग जाएंगे। वही मैं आपको इस कंपनी के सॉफ्टवेयर से ऑप्शन दे दूं कि थोड़ा सा स्क्रैच है, अगर हम आपको 3,000 रुपये डिस्काउंट दें, क्या आप इसी रखेंगे? एज ए यूज़र आप सोचेंगे क्या है, छोटा सा स्क्रैच ही है, ऊपर लगा हुआ है, 3,000 रुपये बच रहे हैं, मैं क्यों वापस करूं? तो इसमें आपका कितना सेविंग हुआ? 5 से 6,000 वापस लाना, नया एसी भेजना, इसको रिपेयर कराने का सारा खर्चा बच गया। ये सारी चीज आज के दिन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस से पॉसिबल है, ये कंपनी ये सप्लाई कर रही है। तो व्हाट ऑल्सो द एयर कंडीशनिंग कंपनीज नीड टू डू एंड व्हाइट गुड्स नीड टू डू इज टाई अप विथ टेक्नोलॉजी कंपनी। जैसे इन्होंने आप देख सकते हैं Amazon, लाइफस्टाइल, क्रोमा, टाटा क्लिक, सबसे टाई अप हो गया है। क्योंकि मार्जिन जब इतना कम होता है ना, हर एक एयर कंडीशनर में आपने अगर 10 बेसिस पॉइंट भी बचा दिया, आपकी 5% की मार्जिन 5.1 हो जाती है, आपकी रिटर्न ऑन कैपिटल बढ़ जाती है, आपका शेयर प्राइस बढ़ता है। सो दे ऑल्सो नीड टू यूज टेक्नोलॉजी। फाइनली, गधा घोड़ा खच्चर। एक जमाने में लेट अस अज्यूम इनको 8P, 30P या 15P मिलने चाहिए थे। आज का जो बाजार है, इन सब के P मल्टीपल बढ़ गए हैं।
गधे को अगर 8 मिलना चाहिए था 40 मिल रहा है, अच्छी कंपनी को 30 मिलना चाहिए था 70-80 मिल रहा है, मीडियम टाइप कंपनी को 15 मिलना चाहिए था से 50 मिल रहा है, यानी बबल बन रहा है। अगले वीडियो में डिस्कशन ये होने वाला है कि क्यों बबल जरूरी है। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी क्या है मालूम है, इंडिया के बबल की अभी जो बनना शुरू हुआ है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल कैप, मिड कैप, जो भी है, इससे कुछ चीजें हैं ना बहुत बेनिफिशियल होती हैं। अल्टीमेटली रोइन में ये खत्म होता है, राइट। एनीथिंग जो ब्रह्मा विष्णु महेश का कर्व की जो मैंने बात करी थी, गुड टू ग्रेट, अल्टीमेटली ग्रेट टू डिजास्टर हो जाता है अगर बहुत बड़ा बबल बनता है। लेकिन जब बबल बनना शुरू होता है ना, उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगले वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा कि बबल्स क्यों जरूरी हैं, वाई बबल्स मैटर, और इंडिया का जो गधा घोड़ा खच्चर वाला जो बबल बन रहा है क्या हो रहा है। तो इसी का यही है कि मुझे लग रहा है कि इंडियन कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है, नहीं तो ये मार्केट शेयर लॉस स्ट्रक्चरल हो जाएगा। और जो मोबाइल फ़ोन्स में हुआ वैसा शायद ना हो, इमीडिएटली ना हो, लेकिन 2-3 कंपनियां सर्वाइव नहीं कर पाएंगी 10, 15, 20 सालों में। तो आज इंडियन कंपनीज को कुछ चीज़ों में कोऑपरेट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों में कम्पीट करना